बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.5 और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़न। तवाज़न, फोर्सेस का तवाज़न क्या होता है? तो हम यहाँ पर कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ फोर्सेस अमल कर रही हैं। जब उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ़ फोर्सेस अमल कर रही हों और वो बॉडी फिर भी रेस्ट की पोजीशन में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है। मैं इस ज्योमेट्री बॉक्स की दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ। मैं 5 न्यूटन इस तरफ को लगा रहा हूँ राइट तरफ, और 5 न्यूटन जो है वो लेफ्ट तरफ लगा रहा हूँ, ऐसे लगाऊंगा। तो आप देखेंगे ये ज्योमेट्री बॉक्स किसी भी तरफ नहीं जाएगा, हालांकि उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। तो फोर्सेस के लगने के बावजूद ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो किसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो फोर्सेस के लगने के बावजूद, तब भी हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में, तवाज़न की हालत में पड़ा हुआ है। तो फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? हम कहते हैं इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी एट रेस्ट हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी है आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आमतौर पर हम इसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, कंडीशन का मतलब होता है हालतें, हम इक्विलिब्रियम की दो हालतें डिस्कस करते होते हैं। पहले नंबर पे है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और फिर दूसरा क्या होगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखें, ये फर्ज करो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार फोर्सेस अमल कर रहे हैं। एक फोर्स लग रही है अपवर्ड, एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, एक फोर्स लग रही है लेफ्ट की जानिब, और एक लग रही है राइट। इन चार फोर्सेस के लगने के बावजूद ये बॉडी एट रेस्ट है, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि जनाब इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब किसी बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम। देखें, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट वर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स, दाएं तरफ फोर्स और बाएं तरफ फोर्स, ऊपर की जानिब फोर्स और नीचे की जानिब फोर्स। अगर इन तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। बच्चों, जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है तो कोई लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। अब जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी तो फिर क्या होगा? फिर बॉडी के अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब अब उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इट स्टेटस एट द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाना होगा तो किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट जानिब जो तमाम फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो के बराबर हो, मतलब उनका वेक्टर सम जीरो के बराबर हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा? देखें, पहले हमने बात की फोर्सेस की, अब मैं यहां पर बात करूंगा टार्क की, कि अगर किसी बॉडी पर अमल करने वाले जो तमाम टार्क हैं उनका मजमूआ जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। देखें, फर्ज करें ये मेरी उंगली है, मैंने इस उंगली के ऊपर इस मार्कर को बैलेंस करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये मार्कर बैलेंस हो गई है। अब ये मार्कर जो है इसके अंदर ना ही क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। देखें ना, टार्क हम क्यों कह रहे हैं? देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर करूंगा ना तो ये नीचे को जाएगा ऐसे, ये देखें ये नीचे को जा रहा है, इसमें रोटेशनल मोशन पैदा हो रहा है। और अगर मैं इसको इस तरफ करूंगा तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन पैदा हो रहा है। और अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर खड़ा करूंगा
तो ये बॉडी ना ही लेफ्ट जाने मूव करेगी ना ही राइट जाने मूव करेगी। मतलब इस बॉडी के ऊपर जो इस तरफ टार्क प्रोड्यूस है ना वो, इस बॉडी के ऊपर जो इस तरफ टार्क प्रोड्यूस है ना वो, मतलब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर हम इसको कहते हैं दिस इज नोन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यही लिखा हुआ यहां पर देखें, इट्स स्टेटेड एज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क्स। देखें ना वहां पर फोर्सेस था, यहां पर टार्क है। फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में सिर्फ टार्क का फर्क है। एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एनी ऑर्बिटरी एक्सेस, कोई भी ऑर्बिटरी का मतलब होता है आजादाना, कोई भी एक्सेस हो सकता है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब समेशन टाउ इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों जब टार्क जीरो होगा, किसी बॉडी पर फोर्सेस तो लग रही हों लेकिन टार्क जीरो हो, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। देखें ना, एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तभी प्रोड्यूस होता है जब बॉडी रोटेट करती है। जब बॉडी जो है वो रोटेट ही नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। चैप्टर नंबर 5 में जाके मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा किस लिए इस्तेमाल होता है। अल्फा को हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जीरो के बराबर होगा। तो ये मैंने एक फिगर बनाई है यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, मैंने जो एग्जांपल दी है मैंने पेंसिल ले ली। इस रॉड को हमने एक पॉइंट के ऊपर सस्पेंडेड किया है, सेंट्रल पॉइंट इसका ये वाला लिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर है, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर है। आर इज मूवमेंट आर्म, यहाँ पर आर क्या है? मूवमेंट आर्म। तो दोनों आर बराबर हैं। इस यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F1, यहाँ पर फोर्स लग रही है F2। और ये बात याद रखें कि दोनों फोर्सेस भी बराबर हैं। जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा इसका नाम होगा τ1, यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा इसका नाम होगा T2। तो जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों मूवमेंट आर्म बराबर हैं, तो फिर टार्क T1 और टार्क T2 जो है ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई टार्क यहाँ पर रिजल्टेंट टार्क नहीं बचेगा, मतलब उसका जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये थी आपकी सेकंड कंडीशन में इक्विलिब्रियम। अब हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन भी आ गई, सेकंड कंडीशन भी आ गई। हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा? देखें, अगर किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम और उस बॉडी पर अमल करने वाले तमाम जो टार्क हैं उनका सम जो है वो जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहते हैं बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी कब? जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, और तमाम टार्क का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर हो? जीरो के बराबर। देखें यहां पर मैंने लिखा हुआ है F इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों जो F है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकता है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकता है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्सेस का सम, अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हो, और तमाम टार्क का मजमूआ जो है वो भी जीरो हो, तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो किस में है? बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। उसके बाद इक्विलिब्रियम की टाइप्स आ रही हैं। टाइप्स में देखें क्या है, डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। पहली जो टाइप है इसका नाम है स्टैटिक। बच्चों स्टैटिक का मतलब होता है स्टिक होना, रेस्ट में होना। तो हम कहते हैं इफ ए बॉडी एट रेस्ट, देखें ना आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इफ ए बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी कैन से बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर हम कहते हैं जी मूव भी कर रही है और रेस्ट में भी है, तो ये क्या चक्कर हुआ? तो फिर हमने इसको ना अलग-अलग कर दिया। अगर बॉडी एट रेस्ट हो, अगर बॉडी क्या हो? एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट होगी तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक। फर्ज करें ये मेरे पास एक पेन है, मार्कर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये मार्कर एट रेस्ट है, तो फिर क्या होगा? इसके ये किस इक्विलिब्रियम में? हालांकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी ये एट रेस्ट है, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दी है आपकी नोट्स के ऊपर, वो मैंने दी है बुक लाइंग ऑन ए टेबल। एक किताब जो है वो जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो किस हालत में है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। उसके बाद दूसरा आ रहा है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? ये जो पैराट्रूपर होते हैं, पैराट्रूपर कौन से होते हैं? ये जो किसी भी फंक्शन पर, किसी भी इवेंट्स पर वो क्या करते हैं जनाब, मतलब जब पाकिस्तान का यौम दफा होता है या जंग के दिनों में जो छाता बरदार होते हैं,
जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं वो जब ऊपर से छलांग लगाते हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ज़मीन की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन में होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। पैरा ट्रूपर क्या होते हैं, छाता बरदार। उसके बाद आ रहा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होती है, हम कहते हैं व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ये बात याद रखें कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। तो ये बात याद रखें कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ए जीरो होगा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा। आगे आ रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल के नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होकर जब उस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जब टार्क का जो मजमू है, टार्क का जो सम है वो जीरो हो जाए, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई दिस इज नोन एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इस केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो ये जनाब आपके सेकंड चैप्टर जो है उसकी थ्योरी जो है वो फिनिश हो गई। और एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको इन वीडियोस में कोई मसला आता है, इन लेक्चर्स में, इन टॉपिक्स में कोई मसला आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जब आप यूट्यूब के ऊपर मेरा ये लेक्चर सुनते हैं तो नीचे एक कमेंट बॉक्स बना होता है, वहाँ पर आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चनिंग करें, या जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो वो जो है वो ग्रुप के अंदर मैसेज करें, ताकि अगर उनको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो वो उसको क्लियर करें। इस तरह आप सुन लेंगे कि जनाब देखा जाएगा बाद में, तो फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर जो है, ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आपने काम ये भी करना है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। आप देखेंगे जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे ना एक बटन लगा होता है, उसके ऊपर रेड कलर का बटन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सब्सक्राइब। उसको आपने प्रेस करना है, फिर आपने इसको लाइक भी करना है और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है।